अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज़ और आप देख रहे हैं UR अदीज़। आज हम उसी इलाके में फिर से आए हैं जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और आज हम यहां पे बुनकर मुद्दे पे बात करने के लिए नहीं आए हैं। आज हम यहां पे आए हैं 14 दिसंबर आज है और आज भारत बंद है और किसानों का जो भी मसला, वहां पे किसान बॉर्डर पे बैठे हुए सिंघू बॉर्डर पे और 3 काले कानून को वापसी लेने की मांग कर रहे हैं। आखिर सरकार उनकी बातों पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है और उनसे बात क्यों नहीं कर रही है, आइए इनसे जानते हैं। और आज सरदार साहब मौजूद नहीं है, नहीं तो मुझसे भी एक इंटरव्यू लेते, लेकिन आज यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर सरकार इतनी अपने ऊपर सरकार क्यों नहीं दूसरों की बातें मान रही है और जनता के ऊपर क्यों इतना अत्याचार कर रही है, आइए इनसे जानते हैं। सर जी, आज 17-18 दिन हो गए वहाँ पे किसान को बैठे हुए और वो बस उनकी एक ही मांग है कि 3 काले कानून जो है उसको वापस लिया जाए, तो सरकार क्यों नहीं उन काले कानून को वापस ले रही है? सरकार इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि ये सरकार जनता की कोई भी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सरकार जो कि आज इतने दिन से जो है किसान धरने पर बैठे हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है, मगर उन्हें मुकेश अंबानी को जो पोता हुआ है उसको देखने के लिए वक्त है और आम किसान जो सर्दी में बैठा हुआ है उसके लिए कोई इनके पास नहीं। ये ऐसी हिटलर सरकार है जो सभी वर्ग के लोग इससे परेशान है, बुनकर परेशान है, किसान परेशान है। इसे जनता की कोई समस्या से लेना देना नहीं है, सिर्फ इसे अडानी अंबानी को मजबूत करने के लिए ये काले कानून को जो लाया है उसे सिर्फ उसी की ही चिंता है, आम जनता की कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक ट्वीट किया था कि ये काले कानून नहीं है, लोग भ्रम में डाल रहे हैं किसानों को और किसान जो हैं एक किसी पार्टी के पक्ष में आकर ऐसा फैसला ले रहे हैं कि ये काले कानून है। दरअसल ये काले कानून नहीं, किसानों को और मंडियां प्राप्त होंगी अपना माल बेचने के लिए, तो किसान के लिए लाभ वाला कानून है। देखिए, बोल तो रहे हैं किसान के लिए लाभ का है, इन्हीं की प्रादेशिक सरकार कहती है कि अगर जैसे इनके मध्य प्रदेश में अगर कहीं कोई महंगा वो मिल रहा है, अनाज बिक रहा है, ये कहते हैं मैं किसानों को अपने प्रदेश में घुसने नहीं दूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री बोले हम अपने प्रदेश में घुसने नहीं दूंगा। तो किसान का ये ओपन मार्केट कहाँ हुआ? आप ही बताइए, ओपन मार्केट तो हुआ नहीं। ये लोगों को भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा दिखा रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाके आप महंगा बेचें, मगर किसान को ऐसी आज़ादी नहीं है। ये यानी एक तरफ केंद्र सरकार कह रही कि खुला मार्केट और दूसरी तरफ राज्य सरकार अपने क्षेत्र में आने के लिए मना कर रही है। तो सर जी, आपसे जानना था कि ये काले कानून कैसे हुए, जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये काले कानून नहीं है, तो काले कानून किस प्रकार है और ये काले कानून है तो उसमें क्या क्या है किसानों के लिए? सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कहा जा रहा है कि देश का किसान के लिए कहीं भी बेच सकता है, इसके पहले भी ये कानून था। ऐसा कोई कानून नहीं हिंदुस्तान में है। मुझे जहाँ तक जानकारी 1979 के बाद हिंदुस्तान का किसान कहीं भी जा सकता है, किसी भी मंडी में बेच सकता है। लेकिन रही बात, किसान एक शहर से दूसरे शहर में जाए तो कैसे, उसका वहन कौन करेगा जब उसको अनाज की अपनी असल कीमत नहीं मिल पा रही है? मान लीजिए एक बनारस का किसान है, अपना अनाज नोएडा लेके जाना चाहता है, तो उसके रास्ते में जो डीजल का खर्च आएगा, जो एक्सपेंसेस आएगा, कौन पे करेगा? आप ये मंडी व्यवस्था जो ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये 2006 में बिहार सरकार ने ये मंडी व्यवस्था ख़त्म की। आज बिहार के किसानों की दुर्दशा देख लीजिए। और रही ये सरकार की बात, ये सरकार सूट बूट की सरकार है, कॉर्पोरेट सरकार है। ये सरकार जिन लोगों की मदद से आई है उन्हीं के फायदे के लिए काम कर रही है, चाहे वो नेटबंदी रही हो, GST हो, चाहे दीगर जो भी मसाइल है। ये किसी पर्टिकुलर चंद लोगों की सरकार है जिसको कॉर्पोरेट हाउसेस को मदद की जा रही है। एक बात कही जा रही है MSP को लेकर, जैसा कि आपने अभी बताया कि मंडियां खत्म हो रही है और एक MSP की बात कही जा रही है कि MSP नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा तो इसके पहले भी होता था, केवल हरियाणा और पंजाब वाले ही MSP का लाभ उठा पाते थे और बाकी जितने भी राज्य इस देश में वो नहीं उठा पाते थे। तो फिर आखिर इसकी गवर्नमेंट में इतना ज़्यादा आंदोलन क्यों हो रहा है? देखिए, इन सरकार ने 2014 में एक वादा किया था कि हम जब आएंगे तो स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट आई थी, जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, हम उसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे। लेकिन सरकार में दुर्भाग्य है कि जो MSP का कानून आने की बात हुई रही थी कि मिनिमम गारंटी प्राइस किसानों को दी जाएगी, इससे लेस देन कोई कम खरीदने की कोशिश करता है उसके बाद सख्त कानून लाया जाएगा। लेकिन ये कहीं कानून हो नहीं सका, MSP लागू भी नहीं भाई। किसान यही मांग कर रहा है, आप MSP लिख के दे दो। ये कह रहे लिखित वादा नहीं कर रहे हैं, ये आश्वासन देते हैं, आश्वासन से कोई नहीं चलता ने। हम आपसे कोई बात कहते हैं, यदि आप हमसे कहते हैं आप लिखित दे दो, तो सरकार को क्या दिक्कत है लिखित लिखने में?
आखिर अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री और शायद गृह मंत्री के भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि 3 जो काले कानून पास हुए हैं, तीनों कानून पर वो वार्ता करने के लिए तैयार हैं। यानी उसमें कुछ संशोधन हो सकता है, लेकिन फिर भी किसान जिद पे अड़े हुए हैं कि वो उसमें संशोधन नहीं चाहते, सीधे सीधे उसको वापस ले लिया जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है कि यदि ये कानून लागू हो गया तो आज इसका दुर्व्यवहार कम दिखाएगा, ये आने वाली नस्लों को खत्म कर देगा। ये आने वाली हिंदुस्तान की नस्लों के बेहतर के लिए आज किसान इस सर्दी के मौसम में कुछ जगह टेम्परेचर 7 होगा, 8 होगा, 4 होगा, 3, इस सर्दी में अपने आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज किसान खड़ा है। हिंदुस्तान के एक आम आदमी का ये फर्ज बनता है कि किसानों के साथ खड़ा हो, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता हैं। जल के बाद यदि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जीवन के लिए है तो वो भोजन है, अनाज है, खाद्यान्न है, और उसको उगाने वाला आज मजबूर बेबस है इस सरकार में। इस सरकार को चाहिए तत्काल जो 3 काले कानून है उसको वापस ले। और रही दूसरी बात, जो मोदी जी या योगी जी या जो दीगर भाजपा के नेता कहते हैं कि ये फायदेमंद है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यदि ये फायदेमंद है तो किसानों की कौन सी तंजीम ने, किसानों की कौन से संगठन ने कहा था कि ये कानून लाया जाए? किसने मांग की थी? किसको जरूरत थी? किसान जब कह रहा है कि मुझे इस कानून की जरूरत नहीं है, तो आप जबरदस्ती किसी का फायदा क्यों कराना चाहेंगे? जबरदस्ती वो गिफ्ट देना चाह रहे हैं। क्यों देना चाह रहे हैं? इसलिए देना चाह रहे हैं कि इनके जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनके बड़े बड़े खाद्यान्न के स्टोर्स बन गए थे। अडानी का भी सुना होगा, पंजाब में, मोंगा में और दीगर जो इतने शहरे हैं वहाँ पे अडानी ये रिटेल चैन पे कब्जा करना चाहते हैं। यदि ये रिटेल चैन पर ये उद्योगपति कब्जा कर लेंगे तो गलियों में जो ठेले पर काम कर रहे हैं, जो ठेले पर सब्जी बेच रहे हैं, या जो छोटे छोटे किसान हैं या छोटे छोटे मजदूर हैं, उनका क्या होगा? एक बात सर जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बस एक बात ये पूछना चाहूँगा, आप जवाब दे दीजिए कि ये जो आंदोलनकारी वहाँ पे बैठे हुए किसान हमारे, उनको खालिस्तानी, आतंकवादी ये कहकर पुकारा जा रहा है। ये गलत है, ये नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो लोग मोदी सरकार का या सरकार का विरोध करते हैं, इसके पहले भी बड़े बड़े आंदोलन हुए थे। 2011 में अंधा आंदोलन हुआ था। कांग्रेस की तत्कालीन यूपीए सरकार ने तो नहीं कहा था ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, या इनको विदेशी फंड मिल रहा है। हम पूछते इतना बड़ा अन्ना का आंदोलन हुआ, इस सरकार, पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर 2G कहा गया, मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया। यदि 2G हुआ था तो 6 साल में मोदी सरकार ने जो 2G किए या 3G किए, उन भ्रष्टाचारियों को जेल में क्यों नहीं डाला गया? बोला गया काला धन विदेश में है, तो काला धन वालों की लिस्ट कहाँ है? सरकार आपकी है, ईडी है। आज सरकार को जब जरूरत होती है विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, ईडी का भी इस्तेमाल होता है, सीबीआई का भी इस्तेमाल होता है। कहाँ गए वो लोग? कांग्रेस ने तो नहीं कहा था कि जिन लोगों ने 2G का मामला उठाया वो खालिस्तानी थे या पाकिस्तानी थे या फंडिंग हो रही है। ये सरकार सिर्फ आंदोलन को गुमराह करना चाहती है। मीडिया के प्रोपेगेंडा के तहत किसानों को बदनाम किया जा रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है, जो देश को खिलाने का काम करता है उसको आज खालिस्तानी बोला जा रहा है, विदेशी फंडिंग हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा पंजाब के किसान देश को अनाज उगा कर खिलाने का काम करते, तब तो किसी ने नहीं कहा। आज किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा है तो उसको खालिस्तानी। एक बात और कही जा रही है कि इसमें केवल पंजाब और हरियाणा के ही किसान हैं, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इसलिए वो भड़का रहे किसानों को। तो हरियाणा में तो भाजपा की सरकार है। और रही बात हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की बात, आपको मालूम होगा तवारीख में सबसे बड़ा आंदोलन कहाँ से खड़ा किया गया था? पंजाब से। पंजाब की नस्लों ने हिंदुस्तान में अंग्रेजों को भगाने का काम किया। इस समय जो काले अंग्रेजों की सरकार है, काले अंग्रेजों के जो चेला चपाटी है उनकी सरकार है, इनको के भी भगाने का काम पंजाब की धरती से शुरू है। इंशाअल्लाह ये आंदोलन बढ़ता जाएगा। मीडिया नहीं दिखा रही है ये आंदोलन अब हरियाणा से होता हुआ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आपको मालूम है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के 16 जिलों में ये आंदोलन चल रहा है। 16 ये वक्त के साथ ये आंदोलन तेज हो जा रहा है, लेकिन चूंकि मीडिया, गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा इसको दिखाया नहीं जा रहा है। यदि इसको दिखाया जाए तो और ये आंदोलन और बड़ा होगा। और ये हिंदुस्तान की सरकार जो मोदी योगी की सरकार है, इसके ताबूत में ये आखिरी कील ठोकने का काम करेगी यदि ये काले कानून 3 वापस नहीं लिए गए तो। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि इस समय कोई भी बोल रहा है तो उसको जेल में बंद कर दिया जा रहा है, तो आखिर विपक्ष इतना कमजोर क्यों पड़ रहा है कि वो अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है? जब वो अपनी रक्षा नहीं करेगा तो फिर जनता की रक्षा क्या कर पाएगा?
नहीं, देखिए विपक्ष कमजोर नहीं है। जहाँ जहाँ कोई भी मसला आता है, पिछले 6 सालों से निरंतर विपक्ष में एकमात्र नेता है माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने हर लगभग मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया, चाहे वो भूमि अधिग्रहण कानून हो। कांग्रेस के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कि वो सरकार के कानूनों को, जो काले कानून, उनको गिरा सके। लेकिन यदि विपक्ष की बात की जा रही है तो विपक्ष का रोल यदि सबसे ज़्यादा कोई मजबूती से निभा रहा है वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास लोकसभा में या राज्यसभा में इतने सांसद नहीं है कि हम सरकार की मनमानियों को रोक सकें। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारी जो असल बातें हैं, जो बुनियादी बातें हम जनता को बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी बातें जितनी तत्परता से जनता के बीच में जाना चाहिए, कहीं ना कहीं वो बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में जनता हमारी बातों को समझेगी और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल बस मेरे मन में अभी आया है कि आपने कहा कि संसद भवन में हमारे उतने संसद नहीं हैं, तो 2014 में ये सरकार आई थी, उसके बाद भी एनआरसी सीए वाला आंदोलन चला, प्रोटेस्ट चला, तो जनता ने, आप लोगों ने ये कहा था कि अगली बार हमारी गवर्नमेंट होगी। तो फिर आखिर जब ये सरकार तानाशाह सरकार कही जा रही है, लेकिन फिर भी जनता ने इसी को क्यों चुना? क्योंकि इनको मालूम है जनता की चंद चीज़ों को, नफ्स को मान लिया है, मुद्दों को डाइवर्ट करना, जैसे हिंदू मुसलमान, आज सांप्रदायिक पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स की जा रही है, इससे सबसे ज़्यादा यदि किसी को फायदा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। कास्टिज्म की जो पॉलिटिक्स हो रही है उससे सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। कांग्रेस इन सब चीज़ों से की वजह से, इन मुद्दों की वजह से कांग्रेस का नुकसान होता है। जनहित के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते, ये सरकार पिछली बार 2019 में ही चली जाती, लेकिन ये भावनात्मक मुद्दों को उभार कर जनता के असल मुद्दों को पीछे कर देती है और भावनात्मक मुद्दों के नाम पर ही सरकार दोबारा 2019 में सत्ता में आ गई। चलिए, आपने सुना कि इनकी क्या मांग है, और वहाँ पे हमारे सिंघू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनकी यही मांग है कि 3 जो काले कानून पास किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता तो उनको अगर वहाँ पे 6 महीने भी प्रोटेस्ट करना पड़ा तो वो करेंगे। आप देख रहे हैं यू आर हदीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल यू आर हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।